वॉइस ऑफ जींद देख रहे दर्शकों को नमस्कार। इसमें मौजूद हम चांदी गांव में, हमारे साथ जुड़े हैं राजनीति के विशेषज्ञ हैं जोगेंद्र कथुरिया जी। बेबाक न्यूज चैनल अपना चलाते हैं, उनसे जानकारी लेंगे जो आज का राजनीतिक माहौल बना हुआ है सोनीपत लोकसभा को लेकर, क्या राय है और पार्टी किस सदस्य को टिकट दे जो सीट को निकाल पाए। सर नमस्कार। देखो, हरियाणा में इंडिया गठबंधन की ओर से अभी केवल एक ही उम्मीदवार आया है, सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से। जी जी। और बीजेपी ने अपने 6 पहलवान मैदान में उतार दिए हैं। जी केवल 4 जो लोकसभा के उम्मीदवार जो मध्य हरियाणा के हैं, जी जी जिसमें कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक और सोनीपत, जी जी जहाँ पर सीधी सीधी बात कहे जाट मतदाताओं की जो तादाद है वो बहुत बड़ी मात्रा में है। जी जी केवल वहीं भाजपा को मंथन करना पड़ रहा है कि किसे मैदान में उतारे। बाकी 6 के 6 लोकसभाओं में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जोगेंद्र जी, बात करी जाए जाट मतदाताओं की, इससे पहले भी ब्राह्मणों को टिकट दिया गया था। इन लोकसभा क्षेत्र रोहतक से देख सकते हैं आप, सोनीपत से देख सकते हैं, और सिर्फ हिसार से जाट मतदाता को उन्होंने अपनी टिकट दी थी और इन्होंने जीत दर्ज की थी। कुरुक्षेत्र में श्रेणी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। देखो, अभी ओबीसी से, सैनी समाज से प्रदेश का मुख्यमंत्री बन चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि कुरुक्षेत्र से सैनी प्रत्याशी होगा। वहाँ भाजपा कांग्रेस से इंपोर्ट कर रही है जो वैश्य समाज से बहुत बड़े चेहरे हैं, उनके पिताजी भी कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं, वो खुद भी सांसद रहे हैं, नवीन जिंदल, या फिर सिख मतदाताओं को लुभाने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा, या अगर ब्राह्मण को कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़वाना हुआ तो जय भगवान डीडी शर्मा जो पिछली बार जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें भी मैदान में उतारा जा सकता है। और अगर हम सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में भी कई नाम विचाराधीन हैं। भाजपा मंथन कर रही है, हर प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन पर काम कर रही है। सबसे पहले तो सोनीपत में यदि ब्राह्मणी चेहरा उतारना हुआ तो आगे जो 2 नाम चल रहे हैं उसमें मोहनलाल बड़ौली और योगेश्वर दत्त का नाम है। ये भी हो सकता है कि रोहतक के वर्तमान सांसद अरविंद शर्मा को सोनीपत शिफ्ट किया जा सकता है, या हरियाणा में कहीं चुनाव नहीं लड़वा पाई लोकसभा का तो उन्हें आगे भविष्य में विधानसभा चुनाव लड़वाने की भी जो चर्चा चल रही है। जोगेंद्र कथुरिया जी, बात करें सोनीपत लोकसभा की, जाट मतदाताओं की भरमार है और जाट प्रत्याशी भी 2 इसमें मुकाबले में बने हुए हैं, जो संदीप लोहान और राजू मोर जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और संदीप लोहान है वो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष है जींद से, और अच्छा किसानों के अंदर भी प्रभाव है दोनों नेताओं का। और जबकि 2 ब्राह्मण चेहरे बीजेपी की वर्तमान में, तो जातीय गणना की जाए तो किस हिसाब से आपको लगता है कि ब्राह्मण को टिकट देंगे? देखो, आप एक और जाट प्रत्याशी का नाम भूल गए हो कुरुक्षेत्र, यहाँ सोनीपत में तीरथ राणा जो सोनीपत के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी नाम काफ़ी चर्चा में है और उनकी ऊपर केंद्रीय हाईकमान में अच्छी पकड़ भी बताई जाती है। तो देखो, ये तो खुद भाजपा ने फैसला करना है कि किस सीट पर जाट प्रत्याशी। देखो, 4 प्रत्याशी बचते हैं, मुझे लगता है कि 4 में से 1 जाट, 1 या 2 ब्राह्मण और 1 ओबीसी या 1 वैश्य। तो यहाँ पर देखो, 1 जाट प्रत्याशी आना तय है। वो रोहतक से आता है, हिसार से आता है, सोनीपत से आता है। हिसार में भाजपा के पास 2 ही नाम जाट प्रत्याशी के तौर पर हैं, कैप्टन भूपेंद्र और कैप्टन अभिमन्यु। यदि वहाँ से जाट प्रत्याशी आ गया तो इन तीनों सीटों पे सोनीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र किसी पर और जाट प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। यदि रोहतक से रणदीप हुड्डा को उतारा जाता है तो हिसार, सोनीपत और कुरुक्षेत्र कहीं से भी जाट प्रत्याशी नहीं आएगा। यदि सोनीपत से तीरथ राणा, राजू मोर या संदीप लोहान में से किसी को उतारा जाता है तो फिर रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र में जाट प्रत्याशी नहीं आए। हाँ, कुरुक्षेत्र में मुझे लगता है बीजेपी किसी जाट प्रत्याशी के नाम पर विचार ही नहीं कर रही है। तो यदि यहाँ पे ब्राह्मण को उतारने की बात है रोहतक में, तो अरविंद शर्मा को रिपीट भी किया जा सकता है। परंतु जो आज की स्थिति बनी हुई है, अरविंद कुमार शर्मा दीपेंद्र
हुड्डा के मुकाबले चुनाव हार रहे हैं। जो बाकी 8 हलकों में तो उनकी ठीक ठाक पकड़ है, परंतु कोसली जहाँ से एक बहुत भारी लीड मिली थी उन्हें, वो लीड कम हो रही है। भाजपा इसी कारण से उनकी टिकट काट सकती है। तो दूसरी तरफ भाजपा द्वारा बार बार ये नाम भी आ रहा सामने, बाबा बालकनाथ को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, इस पर क्या कहना है? देखो, एक ओबीसी चेहरा उतारना है। जी कुरुक्षेत्र में यदि वैश्य चेहरा उतारा जाता है, जी हिसार में यदि जाट या ब्राह्मण चेहरा उतारा जाता है, सोनीपत में यदि जाट या ब्राह्मण चेहरा उतारा जाता है, तो रोहतक में ओबीसी चेहरे के तौर पर दूसरा यादव प्रत्याशी, क्योंकि एक तो राव इंद्रजीत पहले मैदान में आ ही चुके हैं, जी बिल्कुल। तो दूसरा यादव प्रत्याशी और तीसरा ओबीसी प्रत्याशी, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर समुदाय भी ओबीसी में आता है, यादव समुदाय भी ओबीसी में आता है, तो तीसरा प्रत्याशी ओबीसी के तौर पर रोहतक में बाबा बालकनाथ या फिर सुधा यादव भी हो सकती है। तो बात की जाए मतदाताओं के, जैसे ओबीसी कितने % है रोहतक के अंदर? रोहतक के अंदर लगभग 21% के करीब यहाँ पर ओबीसी मतदाता हैं, और जो सीधा सबसे ज़्यादा 10% तो यहाँ पर अहीर वोट हैं। 10% के करीब, तो आधे ओबीसी में तो अहीर या यादव बेल्ट कही जा सकती है जो रोहतक लोकसभा के अंदर। तो अब निचोड़ निकाला जाए रोहतक लोकसभा का, आप कर रहे हैं कि जैसे भूपेंद्र हुड्डा का परिवार है जो लगातार रोहतक लोकसभा को लेकर सक्रिय रहता है, और हरियाणा की राजनीति भी बात की जाए तो रोहतक पर केंद्रित है वर्तमान में, तो क्या लगता है भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा इस बार लोकसभा चुनाव में जीत पाएंगे? देखो, आज की परिस्थिति में तो देखो, दीपेंद्र हुड्डा पिछले काफ़ी समय से, जब से चुनाव आ रहे हैं तभी से रोहतक लोकसभा में सक्रिय हैं। जी। रोहतक की हर मार्केट में वो डोर टू डोर कर रहे हैं। जी। तो बीजेपी तो अभी तक अपना प्रत्याशी ही नहीं फाइनल कर पाई है। जी। तो इससे लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा आज के दिन मैदान में आगे प्रतीत हो रहे हैं। तो यह ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी, जैसे दीपेंद्र हुड्डा वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और 4 साल के करीब उनका कार्यकाल बचा हुआ है? 4 साल तो नहीं बचा, 4 साल हो चुका है, 2 साल के करीब तो 2 साल का कार्यकाल उनका बचा हुआ है वर्तमान में, तो इसमें तो रिस्क तो नहीं ले पाएगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि फिर राज्यसभा का चुनाव भी तो होना, उनका एक सांसद भी तो राज्यसभा से। देखो दिनेश जी, मेरा जो मानना है कि 11 सितंबर से पहले हरियाणा में चुनाव होंगे। अभी मान के चलो दीपेंद्र जी मई में सांसद बनते हैं लोकसभा के, वो जून में इस्तीफा देते हैं, मई के अंत में इस्तीफा देते हैं, तो राज्यसभा का चुनाव शायद विधानसभा के वोटों के बाद हो, विधानसभा चुनावों के बाद हो। तो कांग्रेस की ये भी सोच हो सकती है कि हम हरियाणा में यदि बहुमत आ जाता है तो हम राज्यसभा की सीट दोबारा जीत लेंगे, किसी को भी राज्यसभा में भेजा जा सकता है। तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। एक चुनाव के ऐन वक्त बीजेपी ने जैसे हरियाणा में अपना सीएम चेहरा बदला और ओबीसी को यहाँ पर सीएम बना दिया है, तो इसका कितना प्रभाव देखकर चलते हैं 10 लोकसभा क्षेत्रों में? देखो, भाजपा की तो ये सोच है कि हमने ओबीसी चेहरा मैदान में उतार दिया है, परंतु जो एक सबसे बड़ी बात है, ओबीसी में सब सैनी 2.9% है, और बाकी जो ओबीसी है वो लगभग हरियाणा में 18% के करीब है। यदि बाकी ओबीसी वोट्स को, जैसे रोहिला समाज है, कुमार समाज है, और कश्यप समाज है, और जांगड़ा समाज है, उन सभी को भी भाजपा अगर साधने में कामयाब हुई तो भाजपा को इस सीएम चेहरे का फ़ायदा होगा, वरना इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा 9-9.5 साल ये कहती रही हमारा ईमानदार मुख्यमंत्री, बिना पर्ची बिना खर्ची हमने सरकार चलाई, और ऐन वक्त पर जिस ढंग से सीएम को बदला गया वो ढंग शायद पंजाबी समाज को पसंद भी ना आए, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इधर देखा जाए तो पंजाबी समुदाय भी कहीं ना कहीं अलग होगा भाजपा से, क्योंकि पंजाबी समुदाय के इकलौते मुख्यमंत्री थे, अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो पंजाबी समुदाय को भी कोई स्थान नहीं दिया गया, इस पर क्या कहना? नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 पंजाबी मंत्री, और हो सकता है कि पंजाबी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाए,
हो सकता है कि संजय भाटिया को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाए और अनिल विज जी को शायद मना लिया गया है, अनिल विज जी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और उसके बाद सीमा त्रिखा का भी नाम चल रहा है। सीमा त्रिखा को या तो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पद पर वो शामिल किया जा सकता है।